हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लेकर आई हूँ फिर से एक नई कहानी जो कि एक सच्ची घटना पर है आधारित। मांडू का नाम तो जरूर सुना होगा। वही मांडू जहाँ की रानी रूपमती थी, बाज बहादुर थे। उनकी प्रेम कहानी है। आज भी वहाँ की मिट्टी में सैकड़ों साल पहले की गंध है। इसी गंध के लिए फरवरी, खासकर वैलेंटाइन डे पर तमाम प्रेमी जोड़े मांडू पहुँचते हैं। संभव है इसीलिए मांडू की धरा की मिट्टी से रसीली गंध फूटती हो। मांडू मध्य प्रदेश के जिला धार में आता है, लेकिन धार उतना प्रसिद्ध नहीं है जितना मांडू। बात इसी मांडू की है। 6 फरवरी 2020 को तिरुवा के रहने वाले अजय सिंह पाटीदार ने फ़ोन पर थाना मांडू के प्रभारी जयराज सोलंकी को फ़ोन पर बताया कि 7 घाट पुलिया के पास एक किशोरी की लाश पड़ी है जिसका सिर कुचला हुआ है। उस वक्त शाम के 5 बजने को थे। सूचना मिलते ही टीआई जयराज सोलंकी पुलिस टीम लेकर घटना स्थान पर पहुंच गए। वहां 7 घाटा पुलिया के पास सूखी नदी के किनारे पत्थरों के बीच 17-18 साल की एक किशोरी का शव पड़ा था जिसका सिर कुचल दिया गया था। मृतका ने स्कूल ड्रेस पहन रखी थी, साथ ही वह ठंड से बचने के लिए ट्रैक सूट पहनी थी। टीआई सोलंकी ने अनुमान लगाया कि मृतका आसपास के किसी स्कूल में पढ़ती होगी। हत्या एक युवती की हुई थी, इसलिए हत्या के साथ बलात्कार की आशंका भी थी। अंधेरा घिरने में ज़्यादा देर नहीं थी। थाना प्रभारी ने आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बुलाकर लाश दिखाई, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं सका। इस पर अजय सिंह सोलंकी ने लाश पोस्टमार्टम के लिए धार के जिला अस्पताल भेज दी थी। साथ ही इस मामले की सूचना एसपी आदित्य प्रताप सिंह को भी दे दी। एसपी के निर्देश पर वायरलेस से धार जिले के सभी थानों को स्कूल गर्ल का शव मिलने की सूचना दे दी गई। हाल ही में पदस्थ बीएसएफ के एक कांस्टेबल ने थाने आकर थाना प्रभारी सोलंकी को बताया कि 6 फरवरी 2020 की रात लगभग 7-7:30 बजे जब वह बागड़ी फाटा के पास स्थित पेट्रोल पंप पर अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवा रहा था, तभी वहां एक इनोवा गाड़ी आई जिसमें से युवक उतरा। उसने पेट्रोल भरने वाले को 1000 रुपये देकर कार में डीजल डालने को कहा। इसी बीच कार में एक युवती की बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनाई दी थी। इस पर डीजल भरवाने के लिए उतरा युवक बिना डीजल डलवाए ही चला गया। उसने पेट्रोल भरने वाले से 1000 रुपये भी वापस नहीं लिए। बीएसएफ के कांस्टेबल ने यह भी बताया कि उसने कार के बारे में पूछा था, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। युवती का शव मांडू नालछान मार्ग पर मिला था। अजय सिंह सोलंकी ने पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी, जिसमें संदिग्ध कार तो दिखी पर कार के नंबर को नहीं पढ़ा जा सका। दूसरे दिन जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम से पहले एफएसएल अधिकारी पिंकी मेहरेड ने शव की जांच की। पता चला कि हत्या के समय मृतका का मासिक धर्म चल रहा था, इसलिए बलात्कार की बात पोस्टमार्टम से ही साफ हो सकती थी। एफएसएल अधिकारी ने यह शंका जरूर जाहिर की कि चूंकि शव के नाखून नीले पड़ गए हैं, इसलिए उसका सिर कुचलने से पहले उसे जहर दिए जाने की आशंका है, जबकि घटनास्थल की जांच में करीब 16 फीट की दूरी तक खून फैला मिला था। इससे अनुमान लगाया गया कि मृतका की हत्या वहीं की गई थी। दूसरे दिन जिला अस्पताल में युवती के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिससे पता चला कि हत्या से पहले उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ था। पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन हत्यारों तक पहुंचने के लिए उसकी पहचान होना जरूरी थी, क्योंकि बिना शिनाख्त के जांच की दिशा तय नहीं की जा सकती थी। चूंकि मृतका स्कूल ड्रेस में थी, इसलिए जिला के अलावा आसपास के जिलों के स्कूलों से भी किसी छात्र छात्रा के लापता होने की जानकारी जुटाई जाने लगी। इसी दौरान खरगोन के गोगांव का रहने वाला एक दंपति शव की पहचान के लिए मांडू आया। उनकी बेटी पिछले 4-5 दिनों से लापता थी। इससे पुलिस की शिनाख्त की उम्मीद बंधी, लेकिन शव देखकर उन्होंने साफ कह दिया कि शव उनकी बेटी का नहीं है। इसके 4 दिन बाद एसपी धारा आदित्य प्रताप सिंह ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी एसडीओपी जयंत राठौर को सौंप दी। साथ ही उनके साथ देने के लिए एक टीम भी बना दी, जिसमें एसडीओपी धामनोद एनके कसोटिया, टीआई जयराज सिंह सोलंकी, टीआई कमल सिंह, एएसआई त्रिलोक बोरासी, प्रधान आरक्षक रविंद्र चौधरी, संजय जगताप, राजेंद्र गिरी, सखाराम आरक्षक राजपाल सिंह सभी शामिल किए गए। 5 दिन बीत जाने के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो सकी, जो पहली
ज़रूरत थी। इस पर एसडीओपी जयंत राठौर और एनके कसोटिया ने उस संदिग्ध कार को खोजने में पूरी ताकत लगा दी, जो घटना से एक रात पहले पागड़ी फाटा के पेट्रोल पंप पर देखी गई थी। सीसीटीवी फुटेज में कार का नंबर साफ नहीं दिख रहा था। पुलिस ने चारों तरफ 200 किलोमीटर के दायरे में स्थित टोल नाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू कर दी, लेकिन संदिग्ध इनोवा कार के नंबर की पहचान इससे भी नहीं हो सकी। हाँ, पुलिस को इतना सुराग जरूर मिल गया कि कार के नंबर के पीछे के 2 अंक 7-7 हैं और उसी के सामने वाले विंड स्क्रीन पर काली पट्टी बनी है। पुलिस के पास इसके अलावा कोई सुराग नहीं था। एसडीओपी जयंत राठौर के निर्देश पर उनकी पूरी टीम जिले भर में ऐसी कारों की खोज में जुट गई जिसके रजिस्ट्रेशन नंबर में अंतिम 2 अंक 7-7 हो और उसके सामने वाली विंड स्क्रीन पर काली पट्टी बनी हो। इस कवायद में 460 इनोवा कारों की पहचान हुई। इन सभी के मालिकों से संपर्क किया गया। अंततः इंदौर के मांगीलाल की इनोवा संदिग्ध कार के रूप में पहचानी गई। मांगीलाल ने बताया कि कुछ दिन पहले उनकी कार उनके बेटे ऋषभ का दोस्त मुकेश, जो गांव पटेलियापुरा का रहने वाला है, मांग कर ले गया था। मुकेश को कार चलाना नहीं आता था, इसलिए वह अपने एक दोस्त पृथ्वीराज सिंह को भी साथ लाया था। मांगीलाल से मुकेश और पृथ्वीराज के मोबाइल नंबर भी मिल गए, लेकिन दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ थे। पटेलियापुरा मांडू इलाके का ही छोटा सा गाँव है, इसलिए एसडीओपी जयंत राठौर समझ गए कि उनकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है। शक को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने साइबर सेल के आरक्षक प्रशांत की मदद से मुकेश और पृथ्वीराज सिंह के मोबाइल की लोकेशन निकलवाई। घटना वाली रात उनके लोकेशन उसी स्थान को मिली जहां दूसरे दिन सुबह युवती की लाश मिली थी। इससे यह साफ हो गया कि अज्ञात युवती की लाश का कुछ न कुछ संबंध मुकेश और पृथ्वीराज सिंह से रहा होगा, जिसके चलते जयंत राठौर ने गांव में अपने मुखबिर लगा दिए। जल्द ही पता चल गया कि मुकेश के चचेरे भाई ईश्वर पटेल की बेटी रोशनी 7 फरवरी से लापता है। उसने बेटी के गायब होने की सूचना भी पुलिस को नहीं दी थी। पता चला रोशनी नालछा के उत्कृष्ट विद्यालय में 12वीं में पढ़ती थी। किशोर बेटी के घर से गायब हो और पिता हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे, ऐसा तभी होता है जब पिता को बेटी का कोई कृत्य नस्तर की तरह चुभ रहा हो। बहरहाल मृतका की शिनाख्त ईश्वर पटेल की बेटी रोशनी के रूप में हो गई। एसडीओपी जयंत राठौर और एनके कसोटिया के निर्देश पर टीआई जयराज सोलंकी, टीआई गहलोत की टीम ने गांव से ईश्वर और उसकी पत्नी की पूछताछ के लिए उठा लिया, जबकि ईश्वर का चचेरा भाई संदिग्ध मुकेश और उसका दोस्त पृथ्वीराज सिंह अपने घरों से लापता थे। संदिग्ध के तौर पर ईश्वर पटेल को पुलिस द्वारा उठा लिए जाने से गांव के लोग आक्रोशित हो गए। उनका कहना था कि ईश्वर ऐसा काम नहीं कर सकता। गांव के लोग इस बात से भी नाराज थे कि पुलिस द्वारा पिता को हिरासत में लिए जाने की वजह से रोशनी का अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। एसडीओपी जयंत राठौर को अभी मुकेश और पृथ्वीराज सिंह इनकी तलाश थी, जो घटना के बाद गुजरात भाग गए थे। दोनों की तलाश में मुखबिर लगे हुए थे, जिनसे 14 फरवरी को दोनों के गुजरात से वापस लौटने की खबर मिली। पुलिस ने घेरबंदी कर दोनों को बामनपुरी चौराहे पर घेर कर पकड़ लिया। थाने में पूछताछ के दौरान सभी आरोपी रोशनी की हत्या के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करते रहे, लेकिन ईश्वर के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि जवान बेटी के लापता हो जाने के बाद उसने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाई। उसे खोजने के बजाय वह घर में ही क्यों बैठा रहा। अंततः थोड़ी सी नानुकुर के बाद वह टूट गया। उसने स्वीकार कर लिया, रोशनी अपने प्रेमी करण के साथ भागने की तैयारी कर रही थी। उसे इसी बात की जानकारी लग चुकी थी, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने चचेरे भाई मुकेश से बात की। मुकेश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर रोशनी की हत्या कर दी। आरोपियों द्वारा पूरी कहानी बता देने के बाद पुलिस ने तीनों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। किशोरी रोशनी की हत्या के पीछे जो कहानी पता चली वह कुछ इस तरह थी। गांव पटेलियापुर में रहने वाला ईश्वर पटेल की 19 वर्षीय बेटी रोशनी की खूबसूरती तभी चर्चा का विषय बन गई थी जब उसने किशोरावस्था में प्रवेश किया था। चंचल स्वभाव और पढ़ने लिखने में तेज रोशनी स्वभाव से काफ़ी तेज थी। अगर पढ़ाई लिखाई में तेज होने के साथ साथ दिल, दिमाग और चेहरा मोहरा खूबसूरत हो तो ऐसी लड़की को पसंद करने वालों की कमी नहीं होती। पिता ईश्वर पटेल बेटी की इन खूबियों से परिचित थे, इसलिए उसने 9वीं क्लास के बाद आगे पढ़ने के लिए उसका दाखिला नालछा के उत्कृष्ट विद्यालय में करा दिया था। इंसान की हर उम्र में की अपनी एक मांग होती है। रोशनी ने